ऑप्शनल कोर्स लेक्चर 79 हमारा आज ये होने वाला है। ओवरऑल इस कोर्स की हम बात करें तो इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे कादम्बास के बारे में। कादम्बास की जो पॉलिटी थी, कादम्बास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनकी जो भी सोसाइटी इनके टाइम पे थी, वो अगर हम इस टॉपिक को अगर देखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर हम डिस्कस करें और इस टॉपिक को अगर इंपॉर्टेंस इसका कहाँ पे है वो अगर देखें, इस पूरे जो आपका 11 टॉपिक है इसमें कादम्बास का, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि कादम्बास के ऊपर क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल के। अगर हम पिछले 30 सालों के अगर क्वेश्चन उठा के देखें, 30-35 सालों के, इनफैक्ट आई वुड से 44 ईयर्स के क्वेश्चंस आज हम एनालाइज करने वाले हैं, उसमें कादम्बास के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। उसमें क्वेश्चन आया चालुक्यास के बारे में, पल्लवास के बारे में, पर्टिकुलरली इनके बीच में जो स्ट्रगल था चालुक्यास और पल्लवास में, उसके ऊपर क्वेश्चन आया ग्रोथ ऑफ वैष्णवा और शैव रिलीजन के बारे में क्वेश्चन आया, तमिल भक्ति मूवमेंट के बारे में रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद जो पालास थे और राष्ट्रकूटास थे और जो आपके जो गुर्जर प्रतिहारास थे, इनके बीच में जो 3 पार्टी स्ट्रगल था, ठीक है ना, कन्नौज के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, क्वेश्चन आए अलबुर्नी के बारे में क्वेश्चन आए। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके बने हैं, लेकिन कादम्बास के ऊपर क्वेश्चन मुझे आज तक तो मतलब दिखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कादम्बास जो है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिया है, तो उसमें क्या है क्या नहीं है थोड़ा वो देखना बनता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उससे एक आइडिया आ जाती है हमें कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या ट्रेंड है क्या नहीं है। तो अगर हम बात करें तो 1981 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस क्रिटिकली द मेन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी अंडर पल्लवास। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर उसके बाद 1985 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्ट्रगल था बिटवीन चालुक्यास एंड पल्लवा, जो कि आने वाले हमारे पीरियड्स में डिस्कस होंगे, लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। फिर उसके बाद इसके कॉजेस क्या थे और क्या इसका इंपॉर्टेंस था, जो चालुक्यास और पल्लवास का स्ट्रगल था, तो हम देखने वाले आगे चल के। उसके बाद क्वेश्चन आया आपका कि जो 500 to 750 का जो टाइम पीरियड है, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड एक तरीके से आप बात कर सकते हो। तो ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो विंध्यास के साउथ में जो साउथ इंडियन जो किंगडम्स थे, जो स्टेट थे, जैसे चालुक्यास, पल्लवास हो गए, है ना, कादम्बास हो गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नॉर्थ इंडिया, ऐसा इनका सीधा सीधा कहना है। तो मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया और आपको जस्टिफाई करना है। फिर ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, सुप्रीमेसी जो है, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया, वो चालुक्यास और बदामी और पल्लवास के बीच में थी। मैंने कहा ना, क्वेश्चन ज्यादातर जो आया वो चालुक्यास और पल्लवास के ऊपर आया। Did the triangular conflict between Rashtrakuta, Gurjar, Pratyaharas and Palas created political vacuum in northern India which facilitated the invention of Muhammad Ghazni? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब हम राष्ट्रकूटास को डिस्कस करेंगे, गुर्जर प्रतिहारास को डिस्कस करेंगे, पालास को डिस्कस करेंगे, किस तरह तीनों झगड़ रहे थे कन्नौज के लिए, और उसका फायदा उठा के मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे इन्वेजन कर दिया, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि ये आपस में लड़ रहे, तो चलो हम जाके इसका फायदा उठाते हैं। द इंफीरियर कैवलरी ऑफ द राजपूत वॉज नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ टर्को अफगान्स एंड मुगल्स। मुगल्स आए, टर्को अफगान्स आए, पहले तुर्क आए, फिर अफगानी आए, फिर मुगल्स आए, उससे पहले अरब्स आए, है ना, उससे पहले इंडो ग्रीक्स वगैरह आए। तो ये जो एक जो डिफीट जो हमारा हुआ है, जो राजपूत का जो डिफीट हुआ है उस टाइम पीरियड पे, अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में, आपको पता है, आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो इसका रीजन जो है वो कैवलरी के बारे में, मतलब जो इंफीरियर कैवलरी वगैरह थी हमारी, इसको माना जाता है। तो ये किस हद तक सही है, ये आपको पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको देखते रहना चाहिए। गिव अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ चालुक्यास ऑफ वातापी, मतलब वही बदामी, मतलब वातापी, एंड दे स्ट्रगल विद द अदर रूलर्स, राइट ए नोट ऑन द देयर पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स। हाउ कुड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास एडजस्ट विद देयर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। आपको पता है चोलास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफी एक फोकस एरिया रहा है। 2015 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, 2018 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर चोलास। तो हम देखेंगे जब हमें इसका मतलब टॉपिक आएगा। यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ था कि डाउटली इट वाज नॉट अ फ्री स्टेट, इट वाज एनी रेटर स्टेट। एक के एन शास्त्री का स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्ट अपॉन द नेचर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन चोला कंट्री। फिर से चोला कंट्री के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। तो चोला काफी इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल चोला वगैरह उसको बोला जाता है। लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स इन इधर तो नॉन अरेबल ट्रैक्ट इन वेरिएबली मीन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। हाउ डिड द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोलिक रिसोर्सेज फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड। अभी ये जो टाइम पीरियड था अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड का, इस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेंगे कि अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज आए थे इरिगेशन के लिए, है ना। पर्शियन इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ, अरब से आए, तो उन्होंने कुछ नया लाया। तो एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन हुआ है उसके पीछे एक रीजन उनका मानना है कि जो एक तरीके से जो एक्सपांशन हो रहा था, जो अब तक जो नॉन अरेबल थे, मतलब अब तक ऐसे जमीनें जो थी जिनके ऊपर फॉरेस्ट था, जिनके ऊपर खेती नहीं होती थी, तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स जो स्टार्ट हो चुके थे। तो राष्ट्रकूटास ने काफी लैंड ग्रांट्स किए थे, गुप्तास ने काफी लैंड ग्रांट्स किए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वो खेती के अंदर आई। तो इसके वजह से इसका क्या इंपैक्ट हुआ वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
फिर 21 का क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इमर्जेंस ऑफ लिटरेचर इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो किस तरह से डेवलप हुई, है ना, उसका क्या इंपैक्ट हुआ अर्ली मिडिवल पीरियड में रीजनल आइडेंटिटी स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ा, कादम्बा पहली डायनेस्टी जिसने कन्नड़ लैंग्वेज में उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया था। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो संस्कृत में होता था, या फिर जो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पर्शियन लैंग्वेज वगैरह में, संस्कृत में, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। लेकिन पहली बार कन्नड़ा जो लैंग्वेज उसकी, कर्नाटक की लोकल लैंग्वेज, वो कादम्बाज नहीं उसकी, इसलिए कादम्बाज को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना बनता है। मतलब देखते हैं उसके ऊपर कितना क्या, मतलब क्वेश्चन तो अब तक हमने देखा ही नहीं। देखो हम 1981 से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कादम्बाज के ऊपर आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पार्टी स्ट्रगल। देखो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट घूम फिर के आया 2023 में, अभी पूछा गया है लास्ट ईयर, और अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने देखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ट्री पार्टी स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है ना, 2001 का क्वेश्चन है। तो 20 साल बाद वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के कि क्या है कि नॉर्थ इंडिया जो 8 और 9 सेंचुरी में जो ये थ्री पार्टी स्ट्रगल चल रहा था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करना बनता है हमारा, तो हम करेंगे जब ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे तब। फिर हाउ फार द टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर चोलास बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोस एज कंपेयर्ड टू द अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली टेम्पल आर्किटेक्चर जो हुआ था वो बाय इन स्टेजेस डेवलप हुआ था। जैसे कि गुप्ता टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था, तो एकदम बिल्कुल बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करता, उनका एक गर्भागृह हुआ करता जहाँ पे डेटीज हुआ करती थी, फिर आगे 4 पिलर्स थे और वरांडा था, बस इतना टेम्पल था। मतलब ये टेम्पल का स्ट्रक्चर था गुप्ता टाइम पीरियड पे। और जब अर्ली मिडिवल पीरियड आया तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर आपको एकदम रिफाइन देखने को मिलेंगे, है ना। कैलाशनाथ टेम्पल अगर आप देखो वेलोर का, कितना मतलब रिफाइन और कितना एकदम ग्रैंडियोस स्ट्रक्चर है वो, कितना आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। तो धीरे धीरे स्टेजेस में डेवलप हुआ है, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। अभी ये साउथ इंडिया के ऊपर है, चोलास के ऊपर पर्टिकुलरली, तो देखेंगे आगे हम जब डिस्कस करेंगे तब आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर देख लिया तो एक आपको आइडिया आ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। सो होप आपको चीजें क्लियर हो गई। अभी कादम्बास को थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं एक बार हम, मतलब जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हमने देखा अभी जस्ट कि कादम्बास के ऊपर एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नड़ा के, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कर्नाटक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हमारा जो आपका 4th सेंचुरी BC के आसपास अगर आप देखो, तो 4th सेंचुरी में जब इंडिया में, यहाँ पे एक मिनट, जब हम बात करते हैं कि 4th सेंचुरी में यहाँ पे इंडिया में जब गुप्तास का रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, है ना, यहाँ पे गुप्तास थे, आप देख सकते हो कि 375 में जब इनिशियल स्टेजेस में थे गुप्तास, 325 के आसपास गुप्तास की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो गुप्ता जब इनिशियल स्टेज में थे तो इंडिया की कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पे गुजरात वगैरह रीजन में आपको वेस्टर्न सब तरफ देखने को मिलेंगे, शाका की ये ब्रांच थे ना, शाका रूलर वगैरह आए थे इंडिया में। फिर वाकाटाकास जो थे वो डेक्कन में थे, वाकाटाकास जो गुप्ताज में फैमिली रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह स्टैब्लिश हुई थी। और उसी टाइम पे आपको कर्नाटक में एक डायनेस्टी देखने को मिलेंगी कादम्बाज, जिसको बनावसी वगैरह जो कैपिटल थी उनकी। फिर वो वेस्टर्न गंगास थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कलिंगाज वगैरह हुआ करते तब, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखो तो नीचे जो है आपको यहाँ पे पल्लवास देखने को मिलेंगे। पल्लवास 275 के आसपास से स्टार्ट थे, पल्लवास 275 से लेके 10th सेंचुरी तक है, मतलब 600-800 साल। कभी उनकी टेरिटरी बढ़ी है, कभी कम हुई है ना। कादम्बाज के टाइम पे वो थोड़े मतलब लिमिटेड एरिया में थे, फिर कादम्बाज जैसे ही डायनेस्टी खत्म हो जाती है, वाकाटाकास का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। फिर यहाँ पे इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे चालुक्य देखने को मिलेंगे। चालुक्य जो पल्लवाज में कॉन्टिन्यूसली एक तरह से कन्फ्लिक्ट था, तो वो जो पल्लवाज है वो सर्वाइव करी है ना। पल्लवाज जो है 2-3 फेजेस में आती है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वो पल्लवाज के ऊपर ही होगा होपफुली, या फिर चालुक्य के ऊपर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है ना। तो 4th-5th सेंचुरी का जब गुप्ता नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तब साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी, और यही हमें डिस्कस करना होगा। ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये जो पूरा जो हॉच पॉच वाला एरिया है, ये काफी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि गुप्ता नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन चाहता है, सातवाहन जाते हैं डेक्कन में, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा पूरा जो है वो खेल बदल जाता है ना। कादम्बास कब आए, पल्लवास कब आए, वेस्टर्न जो चालुक्य है वो कौन से, ईस्टर्न चालुक्य कौन से, वेंकी के चालुक्य कौन से, बदामी के चालुक्य कौन से। तो पूरा कंफ्यूजन जो बच्चों में रहता है, इवन टीचर्स में भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ाते वक्त हम भी वर्ड जो है गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, है ना। तो इस तरीके से जो पूरा एकदम हॉच पॉच वाला जो हिस्ट्री रहा है हमारा, तो उसको ही हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आने वाले 4 से 5 पीरियड्स जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी ये थोड़ा मैप क्लियर हो गया कि 4th सेंचुरी में इंडिया का पॉलिटिकल मैप किस तरीके से था, है ना। तो चलिए फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हो कादम्बाज की जो टेरिटरी है, अगर आपको कादम्बाज अगर मतलब उनका जो पॉलिटिकल मैप है देख सकते हो आपकी कादम्बाज की टेरिटरीज कहाँ पे थी, है ना। बनावासी इनकी कैपिटल थी, और ये कादम्बाज के फाउंडर है मयूर शर्मा। मतलब ये ऐसे ही दिखते थे, हमें पता तो नहीं, लेकिन फिर भी इमेज मिली मुझे मयूर शर्मा के नाम से, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए
एक तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ पे पल्लवाज है, आप देख सकते हो, यहाँ पे पांड्याज है, गंगेज है ना, वेस्टर्न गंगेज इधर भी है, यहाँ पे ईस्टर्न गंगेज थी ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग पॉलिटिकल मैप्स वगैरह इंडिया के आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम पीरियड पे। तो चलिए फिर थोड़ा डिस्कशन वगैरह देख लेते हैं कि किस तरीके से कादम्बाज डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस था, ओरिजिन किस तरीके से हुआ, क्या था। तो कादम्बा जो डायनेस्टी थी वो एक एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी थी। ऑब्वियसली साउथ इंडिया में उसने रूल किया है 4th से 6th सेंचुरी के आसपास, जब एट द सेम टाइम इसी टाइम पीरियड पे आपको पता है गुप्तास थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, 4th से 6th सेंचुरी के आसपास। डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। मयूर सिम्हा जो इसका फाउंडर था उसने 345 के आसपास किंगडम को इस्टेब्लिश किया था, और later it showed the capacity to grow imperial dimension. The dynasty then ruled as a feudatory of the bigger Kannada empire, the Chalukyas राष्ट्रकूटा एम्पायर फॉर अबाउट 500 ईयर। अभी जब ये डायनेस्टी का मतलब एक तरीके से वीक हो जाती है 6th सेंचुरी में, तो ये फिर एज ए फ्यूडल्स एज ए वैसल्स काम करते, जो बाकी जो चालुक्य और राष्ट्रकूटा थे ना उनके, मतलब एकदम छोटे लेवल पे वो लेजर किंग्स के तौर पे काम करते हैं ना। जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या फिर जब ये डिक्लाइन हो जाता है 6th सेंचुरी में, उसके बाद आपको पता चालुक्य जाती है और राष्ट्रकूटा जाती है, तो उनके वैसल्स के तौर पे इन्होंने काम किया है। द किंगडम वाज फाउंडेड बाय मयूर सिम्हा इन 345 एंड लेटर इट शोड द पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग इनटू इंपीरियल प्रोपोर्शन। एन इंडिकेशन ऑफ देयर इंपीरियल एम्बिशन इज प्रोवाइडेड बाय द टाइटल्स। काफी हाई साउंडिंग टाइटल्स उन्होंने लिए थे, एपिथेट्स वगैरह लिए थे उन्होंने, उनके रूलर्स ने, सेम जैसे वाकाड़ा का जो गुप्ता ने लिए थे वैसे, और वही से आपको पता चला कि इनके एम्बिशन कितने बड़े थे और एम्पायर कितना बड़ा उस टाइम पे हुआ था वो, मतलब जब वो 5th सेंचुरी में एम्पायर पीक पे था, है ना। तो 4th सेंचुरी में तो स्टैब्लिशमेंट हो गई, 5th सेंचुरी में एम्पायर पीक पे था। तो उस टाइम पे उन्होंने पल्लवास को हराया था, है ना, आर्मीज ऑफ पल्लवास जो उन्होंने हराया था सम नेटिव ट्राइब्स को लेके, और सॉवरनिटी क्लेम की थी उस रीजन में। कादम्बा पावर रीच ड्यूरिंग इट्स पीक ड्यूरिंग द काकुत्सवर्मा जो रूलर थे उनके टाइम पे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है आपको याद रखना इनके। कादम्बा जो थे ना वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के कंटेम्पररी थे, इनके साउथ में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी। टुगेदर दे फॉर्म द अर्लीस्ट नेटिव किंगडम टू रूल द लैंड विद ऑटोनॉमी। साउथ इंडिया की बात कर रही है। और कादम्बा जैसी पहली इंडिजिनस डायनेस्टी थी, फर्स्ट थी जिसने कन्नड़ा लैंग्वेज को यूज किया था, जो कि कर्नाटक की लोकल लैंग्वेज है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। उससे पहले जो आपको संस्कृत यूज होती देखने को मिलेगी। अभी डायनेस्टी का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, इतना ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछने वाला, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मतलब एक तरीके से ऐड कर दिया स्लाइड, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्योंकि लीजेंड्स ही है ना, जितने भी लीजेंड्स मतलब क्या है, तो मतलब कहानियां होती है जिसके कोई हिस्टोरिकल प्रूफ वगैरह होते नहीं है ना। तो फिर क्यों ही हम अपना टाइम वेस्ट करें। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू वन सच लेजेंड द ओरिजिनेटर ऑफ द डायनेस्टी वाज अ 3-eyed 4-armed वॉरियर। अभी कैसे पॉसिबल है ये, मतलब 3-eyed भगवान तो नहीं थे ना, भगवान ही हो सकते हैं ऐसे। ये इंसान तो 3-eyed, 3 मतलब 3 हाथे, 3 मतलब उनकी आंखें और 4 क्या आर्म्स है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा कि ओरिजिन वगैरह में हमें फंसना नहीं है, किसी को पता नहीं है इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो ठीक है। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण कास्ट वगैरह का कहा था, जो तल गुंडा वगैरह जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे उन्होंने खुद को ब्राह्मण कास्ट का कहा था। अभी उस वक्त जो वर्ना सिस्टम थी ना वो बर्थ बेस्ड नहीं थी, वो कर्म बेस्ड थी, है ना, कर्मों के हिसाब से हुआ करता था सब। और वेद जो है हमारे, वो वेदों में भी कहा गया कि जो है वो कर्मों के बेसिस पे ही आपके वर्ण डिसाइड होंगे, है ना। तो अभी तो ये कास्ट सिस्टम वगैरह आ गया, उस टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं था, ठीक है। तो एक ब्राह्मण थे बाय कास्ट, तो आपको पता है कि सातवाहन जो थे वो भी बाय कास्ट बाय बर्थ ब्राह्मण ही उन्होंने खुद को क्लेम किया था, है ना, एक ब्राह्मण वगैरह। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो ओरिजिन के वगैरह के बारे में। आप मतलब इसके लिए आप मतलब थोड़ा स्लाइड रोक के आप देख लेना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी कादम्बाद के ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में दिया है। तो ठीक है, आप ओरिजिन वगैरह के बारे में पढ़ लो कि कहाँ से आते हैं क्या आते हैं। तो अभी इनका एक्सपांशन किस तरीके से, ये डायनेस्टी का एक्सपांशन वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। अभी मयूर सिम्हा जो फाउंडर था, उसके बाद उसका बेटा आया कंगन वर्मा, है ना, कंगा वर्मा 365 के आसपास। उसको अभी वकाड़ाका से फाइट करना था, है ना, टू प्रोटेक्ट द किंगडम, क्योंकि वकाड़ाका उस टाइम पे इंपीरियल पावर थी और उनके जो थे फैमिली रिलेशन भी थे गुप्तास के साथ। गुप्तास तो इंपीरियल गुप्तास थे, है ना, नॉर्थ इंडिया में। अकॉर्डिंग टू एक यहाँ पे हिस्टोरियन का नाम दिया है, ही वॉज डिफीटेड बाय द किंग पृथ्वी सेना बट मैनेज टू मेंटेन हिज फ्रीडम। अभी ये जो कंग वर्मा था ना, इसको एक पृथ्वी सेना नाम से एक राजा उसने हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी सॉवरनिटी उसने खुद को प्रोटेक्ट किया। मजूमदार का ऐसा कहना है कि कंगन वर्मा जो है उसने किंग विद्यासेन जो है वकाड़ाका की किंगडम की एक जो बेसिन ब्रांच थी वही उन्हीं का था, लेकिन इसका कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं था। मतलब फाइट तो हुई, बैटल तो हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। उसके बाद उसका सन आता है भागीरथ। भागीरथ जो था वो 390 के आसपास में एक तरीके से थ्रोन पे आता है,
और उसने जो उसके जो फादर ने जो भी मतलब हारा था राज्य साम्राज्य लैंड वगैरह जो भी है, वो उसको वापस से रिट्राइव करता है। अकॉर्डिंग टू कामत द तालगुंडा इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब भागीरथ एज अ सोल लॉर्ड ऑफ द कादम्बा, मतलब पूरा जो आपका कर्नाटक जो रीजन था उसके ऊपर पूरा इसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, पूरा जीत लिया था। ग्रेट सागर, ग्रेट ओशन वगैरह भी उसे कहा गया है, मतलब उस ग्रेट कादम्बा लैंड को ग्रेट ओशन वगैरह भी कहा, क्योंकि उसके आपको पता है वेस्टर्न साइड पे जो है एक तरीके से आपके अरेबियन सी वगैरह है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि उसने जो भी वाकाटकास को, जो भी उसके जो फादर थे वो हारे थे, है ना, वो पूरा का पूरा जो है वापस उसने जीत लिया था। लेकिन बाकी जो कंटेम्प्रेरी वाकाटका का इंस्क्रिप्शन है वो इसको कंफर्म नहीं करते, मतलब कि क्रॉस चेक जब हुआ, हिस्टोरियन कैसा करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो वो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो भी कहना है, ये जो तालगुंडा इंस्क्रिप्शन, इसमें जो बातें कही गई है वो वाकाटका जो है उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल है चीज़ों को। उसका जो सन था रघु, वो तो पल्लवास के साथ लड़ते लड़ते 435 के आसपास जो उसकी डेथ हो जाती है, इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। He was succeeded by his younger brother काकुत्स्वर्मा in 435। काकुत्स्वर्मा was the most powerful ruler of the dynasty। इसी के टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो पीक पे थी अपनी। तो शास्त्री और मोरस का ऐसा कहना है कि जो काकुत्स्वर्मा जो रूलर था, जिसने अपने पिनाकल पे पहुंचाया था, सक्सेस पे पहुंचाया था, एकदम रीच पे था, जेनिथ पे था, और उसको इसलिए ऑर्नामेंट ऑफ द फैमिली वगैरह भी कहा गया है, ठीक है ना। हालासी एंड हलमिंडी इंस्क्रिप्शन जो है वो इसको काफी हाई रिगार्ड करते हैं। और तालगुंडा इंस्क्रिप्शन जो उसी से आपको पता चल रहा है कि जो मैरिटल जो रिलेशन थे इनके इंपीरियल गुप्तास के नॉर्दर्न इंडिया के साथ, वो इसी के टाइम पे थे, इसने मेंटेन किए थे, क्योंकि इसने खुद को एक स्टेटस पे लेके गया था ना, इसलिए गुप्तास ने भी इसके साथ जो है वो मैट्रिमोनियल रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश किए होंगे। उसकी एक डॉटर थी जिसकी शादी जो है वो गंगा डायनेस्टी के माधवा जो किंग था उसके साथ करवा दी थी, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब ये होशियार भी था, एक तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेट भी था, वॉरियर भी था, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके भी उसने खुद के किंगडम को बढ़ाया, प्रोटेक्ट किया, और वो बाय फाइटिंग अगेंस्ट द मतलब जो शत्रु वगैरह थे उनसे फाइट करके भी। कुमार गुप्ता वगैरह जो है वो उसका जो सन था स्कंद गुप्त, उसके बेटे, उसके साथ इसने खुद की बेटी की शादी करवा दी थी, है ना। तो ये चलता रहता था उस टाइम में मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह। उसके बाद उसने जो भातरी जो वेसल्स थे, भातरी वेसल्स वगैरह जो थे उनके साथ, और साउथ कन्नड़ा रीजन के जो आलू पास वगैरह थे उनके साथ भी कुछ अच्छे संबंध इस्टेब्लिश किए थे। तो देसाई और पंचमुखी जो हिस्टोरियन उनके अकॉर्डिंग जो संस्कृत लिटरेचर जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइम पे संस्कृत पोएट कालिदास को विजिट किया गया था, मतलब उसने विजिट किया था कादम्बा के कोर्ट में, उसको बुलाया, या तो उसको इनवाइट किया होगा या फिर वो खुद गया होगा कालिदास। आपको पता है कालिदास जो थे उस टाइम पे गुप्तास के कोर्ट में हुआ करते, नवरत्नों में से एक थे ऐसा माना जाता है, ठीक है। ही सक्सेसर शांति वर्मा वॉज नोन फॉर हिज पर्सनल चार्म एंड ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ही रोट 3 crowns टू डिस्प्ले प्रॉस्पेरिटी द अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ एनिमीज पल्लवास, मतलब पल्लवास को उसने अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने खुद के बारे में, मतलब खुद के किंगडम के बारे में बहुत कुछ बताया कि हमारे पास इतने वेल थे उतने वेल थे, तो ठीक है फिर आओ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी इसने। व्हेन पल्लवा थ्रेट लूम ही डिवाइडेड द किंगडम इन 455 एंड लेट हिज यंगर ब्रदर कृष्ण वर्मा रूल ओवर द सदर्न पोर्शन एंड डील विद द पल्लवास, मतलब होशियार था, खुद को बचा लिया और भाई को भेज दिया। द ब्रांच इज called the Triparvarta branch and ruled from the either Devgiri in the modern Dharwad district or Halebedu। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सपांशन किस तरीके से, इतने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी ने अभी छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन पूछना कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे थे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी 3 पार्टी स्ट्रगल वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कोई मतलब ही है ना, मतलब देखो 3 पार्टी स्ट्रगल क्यों इंपॉर्टेंट है, भले ही पॉलिटिकल है, लेकिन वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में फॉरेनर्स है, हमारे देश में मोहम्मद गजनी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या मतलब ये आपस में लड़ रहे, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी कादम्बाज इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो 485 के आसपास उसका जो बेटा था सिंह वर्मा वगैरह वो पावर पे आया, उसने लो प्रोफाइल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बानावासी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किंगडम जो था, है ना, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया था ना इसने, जिसने शांतिवर्मन ने, तो शांतिवर्मन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो फिर उसमें आपस में जो है वो झगड़ा, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इस तरीके से था कि बाद में ये किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तो आप मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। द हालासी प्लेट डिस्क्राइब हिम एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमिनेंट फैमिली ऑफ गंगा एंड डिस्ट्रक्टिव फायर। किसको? शांतिवर्मन का जो बेटा था मृगेश्वर्मन, इसके बारे में बात कर रही है। हिज क्वीन प्रभावती ऑफ द केकेया फैमिली बोर हिम अ सन कॉल्ड रवि वर्मा। मृगेश्वर्मा वाज नोन टू बी एन स्कॉलर एंड एक्सपर्ट इन द राइडिंग हॉर्स एंड एलिफेंट। कोई नहीं पूछने वाला बाबा, ये इतना सब ठीक है। आप मतलब ये थोड़ा पढ़ सकते हो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, क्वेश्चन पिछले 40 सालों में आया ही नहीं, तो क्या ही मतलब क्या फायदा है हमारा टाइम वेस्ट करके, है ना। तो पढ़ लेना आप एक बार पॉलिटिकल उनका एक्सपेंशन करके इस तरीके से, और क्वेश्चन नहीं आया टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मतलब जहाँ पे, क्योंकि पहले सिलेबस काफी वास्ट है, हिस्ट्री ऑफ का आपको पता है,
तो फिर ऐसे फालतू की चीज़ें डिस्कस करके फायदा ही है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक और आएगा भी नहीं, मुझे 100% गारंटी कि नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका स्ट्रक्चर था, क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। देखो पल्लव कादम्बास के ऊपर क्वेश्चन आएगा भी ना तो इस तरह से आएगा। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कादम्बास के ऊपर। अभी देखो उनका जो उसने जो पार्टीशन किया था किंगडम का, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से था। इन्होंने मंडल में प्रोविंसेस में क्या किया ना, किंगडम को मतलब पार्टीशन किया था। और गलती इन्होंने की कि खुद के जो रॉयल जो क्राउन प्रिंस थे, कभी कभी ये एडवांटेजेस भी होता है, कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है। तो क्राउन प्रिंस जो थे रॉयल डायनेस्टी में से, वही जो है वहां पे रूल करते थे। अब इससे क्या हुआ कि इससे बाद में जो है ना वो उनकी पर्सनल एम्बिशंस की वजह से सेंट्रल पावर जो जब वीक हो गई तो ये डिजास्टर्स प्रूव हुआ, क्योंकि मोनार्की जो होती है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए अगर है तो। और इससे वजह से जो ये जो फैक्शंस जो थे, ये फैक्शंस ब्रेक हो गए, उनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आया भी तो, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज जो थे कादम्बा रूलर के, दैट वाज वन ऑफ द रीजन और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द डाउनफॉल ऑफ कादम्बाज। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। कादम्बाज जो रूलर थे सातवाहना किंग की तरह ही वो खुद को धर्म महाराज होकर कहा करते थे। मतलब धर्म के अकॉर्डिंग हम रूल करेंगे, जो धर्मों में दिया है, धर्मशास्त्र में दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, है ना। तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उसमें क्या कौन कौन थे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, स्टीवर्ड हुआ करते थे, काउंसिल सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर स्कॉलरली एल्डर्स हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और अदर ऑफिशियल्स वगैरह भी थे, ठीक है। और आर्मी में कौन कौन थे, तो जगत दाला थे, दंडनायक थे, सेनापति थे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें हेल्प किया करते थे क्राउन प्रिंस वगैरह रॉयल डायनेस्टी से। रॉयल फैमिली का जो प्रिंसेस था, जिसको न्यूमरस रीजन्स जो हुआ करते थे, उसका एक गवर्नर अपॉइंट करते थे, जिसमें एक फेमस है कृष्णा, जो कि काकुस्थ वर्मा का बेटा था। उसने मतलब उसने उसको त्रिपल वाताहा एरिया का क्या बनाया था, वॉइस रॉय बनाया था। और बाद में यही जो है वो डिजास्टर होता है मोनार्की के लिए, जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है तो ये जो फैक्शंस थे ना, ये फैक्शंस जो है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट खुद को घोषित करते हैं, और इसी की वजह से इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। और आपको ये याद रखना है कि स्टार्ट किसने किया था, तो आपको पता है कि यहाँ पे खुद को बचाने के लिए कौन था, वो हमने अभी देखा जस्ट। खुद को बचाने के कृष्ण जो शांतिवर्मन था, शांतिवर्मन, इसने पल्लवास जो इन्वेजन हो रहा था, पल्लवास के थ्रेट से बचने के लिए खुद के छोटे भाई कृष्णवर्मन को क्या कहता है, सदर्न पोर्शन का राजा बना दिया था। तो यहाँ से फिर स्टार्ट, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो शांतिवर्मन की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है यहाँ पे, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था उनका थोड़ा लूज हो गया था वहाँ पे, मतलब एक तरीके से उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या कर क्या रहे हैं। देखो ये कैसे यूजफुल भी हो सकता है अगर आपके जो रॉयल फैमिली मेंबर्स है वो अगर लॉयल है तो, और अगर सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग है तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर ये तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप मतलब वो कहा होता है ना, जयंती मुझे याद नहीं आ रहा कहा, ठीक है। जो इकोनॉमी इनकी किस तरीके से थी, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की जो नींव होती है वो होती है उसकी इकोनॉमी, पैसा, फाइनेंस, ट्रेजर, है ना, ट्रेजरी, सॉरी, खजाना उनका। तो मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज जो इकोनॉमी के ऊपर, और थिंग्स जो आपको देखने को मिलेगी, मतलब इंस्क्रिप्शन जो उसमें जो भी है इंस्क्रिप्शन में, लिटरेचर में, तो यही से आपको उनका मतलब जो भी हमें पता है, जो हिस्ट्री बनी है कादम्बास की, वो वही से बनी है कि उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो, और उनका जो लिटरेचर है वो। बाकी तो मतलब उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस, बाकी लिटरेचर में बाकी जो राजा जैसे वकाटकास के किसी भी इंस्क्रिप्शन में कादम्बास को जो है एक तरीके से मेंशन नहीं किया गया। भले ही कादम्बास के इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि उनके एक राजा थे जिन्होंने वकाटकास को हराया था, लेकिन वकाटकास के इंस्क्रिप्शन में, गुप्तास के इंस्क्रिप्शन में इनके कादम्बास का नाम भी हमने सुना नहीं है। हमने वकाटकास को डिस्कस किया, हमने गुप्तास को डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन कभी हमने कादम्बास का नाम सुना नहीं है। तो इनके खुद के जो इंस्क्रिप्शन है वो लिटरेचर वही से हमें, लेकिन ये डायनेस्टी थी, ऐसा नहीं कि डायनेस्टी नहीं थी, लेकिन मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे मिक्स फार्मिंग हुआ करती थी जिसमें ग्रेजिंग और एग्रीकल्चर दोनों चलता था, ठीक है ना। जो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो डोमिनेट बाय एफ्लुएंट गोवंडा पीजेंट्री, एक टुडे की जो गौड़ा है ना, गौड़ा, ये फैमिलीज है गौड़ा वगैरह सरने वाले, तो वो उसी टाइम से, तो वो काफी वहाँ पे क्या थी, मतलब इन्फ्लुएंशियल थी। आज भी कर्नाटका में आपको पता है HD देवेगौड़ा, है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वो गौडास फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है हिस्टोरिकल ट्रेडिशनली वहाँ पे देखा है। Several accounts indicate the giving both grazing and cultivable land in Kolaj और
खंडुआस टू द आइदर पीपल हु बैटल लाइव स्टॉक थीव्स और देयर रिलेटिव। मतलब ऐसे लोगों को जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे जो मतलब चोरों से या फिर जो चोरों से लड़े, जो बैटल मतलब जिन्होंने प्रोटेक्ट किया लोगों को, ऐसे लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। देयर हैव बीन 9 विशास डिस्कॉर्ड मतलब कि डिस्ट्रिक्ट थे, और देयर हैव बीन महाग्रामास तालुका दशाग्रामास हुबली अंडर द विशाल। मतलब एक स्ट्रक्चर था पहले ऊपर सेंटर लेवल पे, फिर उसके बाद उनके जो मंडलास थे, प्रोविंसेस थे, उसके बाद फिर विशास डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर तालुका, जैसे महाग्राम जैसे आज होते ना, सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर तालुका है, और फिर गाँव है। इस तरीके से उनका भी जो एक तरीके से स्ट्रक्चर था। महाग्राम हैड अ ग्रेटर नंबर ऑफ विलेजेस देन दशाग्राम। ऑब्वियसली दशाग्राम मतलब 10 विलेजेस होंगे और महाग्राम मतलब 10 से ज्यादा होंगे। और 1/6 टैक्स लगता था लैंड के ऊपर, लैंड से जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर 1/6 टैक्स उनको देना पड़ता था। फिर लोड टैक्स वगैरह हुआ करता था, रॉयल फैमिली सोशल सिक्योरिटी टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स हुआ करता था, लैंड टैक्स हुआ करता था, बिटल टैक्स वगैरह हुआ करता था। अदर प्रोफेशनल चार्जेस ऑन द ट्रेडर्स वेर ऑल्सो अमॉन्ग द लेवीज दैट वेर इम्पोज्ड। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे। सोसाइटी किस तरीके से, तो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वहाँ पे हुआ करती थी। कास्ट सिस्टम तब तक आ चुकी थी, वाइडस्प्रेड हो चुकी थी। वहाँ पे ब्राह्मण से क्षत्रिय जो थे वो टॉप पे थे। द इरेक्शन ऑफ द मेमोरियल स्टोन्स टू ऑनर द डिसीज हीरो वाज यूनिक फीचर्स ऑफ द मेडिवल इंडियन सोसाइटी। हीरो स्टोन जिसको कहा जाता है, हमने मेगालिथिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था हमने। दिस स्टोन्स वेयर विद देयर इंस्क्रिप्शन एंड रिलीफ स्ट्रक्चर वेर इंटेंडेड टू डिफाई द फॉलन हीरो। The highest concentration of such stones totaling over 2650। बहुत ज़्यादा मिले, मतलब करंट कर्नाटका में वो यही नहीं थे। Even Jainism and Buddhism were also gaining popularity there by rejecting the social hierarchy at first and grew to adopt trapping of the caste-based society। पहले तो उन्होंने उनको मतलब एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया जो सोशल हायरार्की थी, बाद में वो खुद भी उस सिस्टम में फंस गए थे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। सती वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वैदिक पीरियड के बाद काफ़ी प्रिवेलेंट थी सती। Given there was no authorization for the practice in the Rigvedic funeral song, men were being fans of physical education। मतलब जिम वगैरह जाते थे, आज के ज़माने में जिम जैसे वैसे तब नहीं थे, अखाड़ा वगैरह हुआ करते। Being Agni Purana advised men to avoid exercise while they had either partially digested meal or full stomach। मतलब ये प्रथा बताई गई है, मतलब किस तरीके के आप एक्सरसाइज करोगे। जैसे आज भी हम बोलते हैं ना, खाना वाना खाने के बाद जिम नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से कब करना है जिम, है ना। एक तो आप थोड़ा बहुत खा लो और जाओ, नहीं तो फिर जाओ मत, खाना मतलब है ना, भरपेट करके आप जिम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है कादम्बाज में, बस इंपॉर्टेंट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से फेलियर का काम करता है। ऐसा अगर आया भी इनकेस तो हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कादम्बाज के बारे में नहीं, इसलिए हमने इसको थोड़ा बस पढ़ लिया है ना। ज़्यादा कुछ हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, ज़्यादा मैंने भी सिर दर्द जो है वो किया नहीं खुद का इनके बारे में रिसर्च वगैरह करने में। जितना हमारे नोट्स में दिया है स्टॉक में पेड मटेरियल में बहुत है, वो आप खरीद सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, 9767107664 मेरा नंबर है, वो आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स आप खरीद सकते हो। स्टॉक के लिए जो नोट्स मैंने दिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ देखो, वो नोट्स पढ़ो। वो नोट्स मैंने काफ़ी हॉलिस्टिकली और डिटेल मैनर में कवर किए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट है वो नोट जो है, आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। हमारा जो नेक्स्ट जो पीरियड जो लेक्चर होगा हमारा, सॉरी पीरियड मतलब वो स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, इसलिए पीरियड आता है ना, तो आदत है वो रोज़ की। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो होगा हमारे इसके ऊपर, पल्लवास के ऊपर, है ना। पल्लवास इंपॉर्टेंट है, चालुक्य इंपॉर्टेंट है, उनके बीच में स्ट्रगल जो थे, राइवलरी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा पल्लवास और चालुक्य के पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनका जो भी था, ठीक है ना, उसके ऊपर। थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड।